Good morning, students. We again resume with our invitation part 2 class. Yesterday I had asked you to just note this some important lines. अब यही वो लाइन्स है जिससे आपका नोटिस जो है वो आप अलग अलग फॉर्मेट में बना सकते हो. अब जैसे ये आपका रह गया नोटिस. अब इसी में आपको डिनर के लिए बुला रहे हैं, है ना. देखिए जैसे अब ये हो जाता है आपके सपोज़ आप इसको चाहते हो, कौन सा था ये आपका यहाँ पे आपको लिखना है बुलाने वाले का नाम, मिसेस एंड मिस्टर. ये हो गया आपके गुप्ता, ठीक है. फिर हो गया रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ देयर सन्स मैरिज. अब बेटे की शादी है, राहुल. अब किसके साथ है? विथ सपोज आपने लिख दिया रेखा. अब ये आपको लिखना है डॉटर ऑफ मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, ठीक है. अब ये आपका वेन्यू हो जाएगा, है ना. अब आपने क्या लिखा है? मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ ए बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द सन्स मैरिज राहुल विद रेखा, ठीक है. अब कहाँ, अब डेट डे ये सब आपका क्रम कैसे भी चेंज कर सकते हैं. अब आपने डेट लिख दी है ऑन 5 अक्टूबर 2010 और आपने लिख दिया वेडनेसडे, ठीक है. अब वाटिका जैसे आपने लिख दी, यहाँ पे लिखना आपको वेन्यू, मोती वाटिका सुभाष नगर जैसे लिख दिया. फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स, ये हो गया. फिर यहाँ पे आपको एक व्यक्ति का नाम लिखना है, उस परिवार के कोई भी व्यक्ति, और यहाँ पे क्या लिखना है? फ्रॉम गुप्ता फैमिली. ये आपका हो गया बेटे की मैरिज का. ओकेजन ऑफ देयर सन्स मैरिज नहीं हो गया, आपको लगता है कि भाई उसकी सगाई का कार्यक्रम है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे रिंग सेरेमनी. तो ये चीज़ जो है वो मेन चीज़ें ऊपर करके आती है. तो अब आप देखिए इसमें कि हम बेसिकली लिख क्या रहे हैं. हम लिख ये रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है बुलाने वाले, बुलाने वाले व्यक्ति, ठीक है. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? कौन सा अवसर है या उपलक्ष्य है, ठीक है. यहाँ पे नाम, अब ये है आवश्यक हो तो, आवश्यक हो तो. अगर आप घर का इनॉग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, ठीक है. फिर यहाँ पे इन लाइनों में क्या आएगा? इनमें आएगा आपका दिनांक, दिन, वर्ष, समय और स्थान. ये सब चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है, ठीक है. तो ये आपको समझना है कि भाई हम इनविटेशन कैसे बनाते हैं. ओके. अब जब हम इनविटेशन बनाते हैं तो उसके बाद में फिर जो है क्या करना होता है आपको?
अभी वापस मैं एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि आप सब अच्छे से समझ पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर है बुलाने वाले व्यक्ति का नाम, फिर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ, कौन सा अवसर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अवसर। आप देख पा रहे हैं उपलक्ष्य, फिर है नाम यदि आवश्यक हो तो, और फिर दिनांक, दिन, वर्ष, समय, और सबसे अंत में जो आपके आ जाता है वो है स्थान। तो इस तरीके से हम जो है एक इन्विटेशन को लिखते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसके थोड़ा सा हट करके लिखते हैं, जैसे मुंडन संस्कार का है ना। अब मुंडन संस्कार का ओकेशन होता है तो हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए आप, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिसेस एंड मिस्टर व्यास, ये बुलाने वाले हो गए आपके। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ देयर, उनके बेटे का क्या है, सन्स मुंडन संस्कार ऑफ, नाम लिखना है बालक का, आपने जैसे लिख दिया राहुल, तो राहुल का मुंडन है। कहाँ पे है, अब मुंडन अक्सर मंदिरों में होता है। एट गायत्री टेम्पल अशोकनगर, ये आपने बता दिया है ना। ऑन 15 सितंबर 2020 एट 12:5 PM, यहाँ पे नून कर दो, ठीक है। अब आपने ये मुंडन संस्कार वाला कर दिया। अब क्या, ये आपने छोटा सा कर दिया। अब देखिए अब क्या लिखना है, RSVP, अभ्यास है तो आपने अभी व्यास, ये RSVP में हो गया। अब आपके विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, विथ बेस्ट, ये पूरा पूरा जो बुलाने वाला है, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा व्यास फैमिली। अब आप देख पा रहे हैं कि एक पूरा का पूरा मैंने मुंडन संस्कार का बना दिया। अब इसी तरीके से देखिए आप उनका घर का नांगल है तो क्या चेंज हो जाएगा, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ देयर हाउस इनॉग्रेशन लिख सकते हो आप। ये नहीं आ रहा समझ में आप, तो आप देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ देयर न्यूली बिल्ट हाउस, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। अब घर का पता देना पड़ेगा आपको, घर का नाम होता है ना, जैसे कि आपने नाम लिखा मातृकृपा, मातृकृपा, फिर 24A ब्लॉक अशोकनगर, ये आपका समय हो गया। आपको चेंज केवल यहाँ करना है, बाकी सारा का सारा कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने ये देखा
Good morning student. So we are studying market equilibrium and this is part 4. हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें। इससे पहले कल हमने पार्ट 3 पढ़ा था, तीसरा भाग पढ़ा था इसका, और आज हमारा चौथा भाग है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इक्विलिब्रियम में। कल हमने पढ़ा था कि जब मांग में वृद्धि होती है तब क्या होता है, वो हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जब मांग में कमी होती है तब क्या होता है, उसका क्या मांग में कमी के प्रभाव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इफ़ेक्ट्स ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। इसकी सेम आकृति है, सेम डायग्राम है जैसे कि इंक्रीज इन डिमांड की थी, सेम वैसा ही डायग्राम है। अब इसमें चेंज क्या करना है आप देख लो, आपको लर्न करने में बहुत आसान रहेगा। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे ऊपर उस समय D1 था, ऊपर वाला ये वाला जो कर्व है ये D1 था और ये D था, इसमें ये D1 है और ये D है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि नया मांग वक्र नई कीमत और नई मात्रा पे होता है ना, तो वो भी ध्यान रखना है। अब ये D हो गया ऊपर वाला, तो ये बिंदु किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो ये क्या होगा, पुरानी कीमत होगी, इसीलिए ये P हो गया। और इसी से नीचे मात्रा कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो ये पुरानी मात्रा होगी, तो ये Q हो गया, जबकि पहले ये Q1 था, अब ये Q हो गया, तो ये Q1 हो गया और ये P1 हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि पुराने, अब ये नया मांग वक्र है, तो ये इस बिंदु को टच कर रहा है ना, तो ये नई कीमत और नई मात्रा को ही बताएगा, तो ये नई कीमत है और ये नई मात्रा है, ठीक है। इस तरह से आकृतियों को कुछ याद रखना पड़ता है। बाकी x एक्सिस पे मात्रा है, y एक्सिस पे हमारी कीमत है, और सप्लाई खाली एक ही है। अब इसमें क्या हुआ होगा कि इसमें देखो पहले डिमांड ज़्यादा थी, अब डिमांड कम हुई है, तो ये कम क्यों हुई ये देखेंगे, जबकि सप्लाई दोनों ही मात्रा पे हो रहा था। देखो पहले डिमांड ज़्यादा थी, प्राइस ज़्यादा था, प्राइस ज़्यादा थी, मात्रा भी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन सप्लाई कम कीमत पे कम मात्रा पे भी हो रहा था। कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता और वो मात्रा भी कम खरीद के और कम मात्रा में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा कीमत देके ज़्यादा मात्रा एक साथ नहीं खरीद पाते, ऐसे लोग होते हैं। तो वहाँ पे सप्लाई हो रहा था वैसे पॉइंट पे, तो वैसे लोग नीचे की ओर शिफ्ट हो गए, तो मांग वक्र जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। यहाँ वाले सब बिक गए थे, बराबर हो गया सप्लाई और डिमांड, तो जो लोग बचे वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गए, छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदने लग गए, कीमत कम हो गई। छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में खरीदेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा, कीमत कम चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो मांग वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड का। यहाँ डिमांड क्या हुई है, यहाँ डिमांड डिक्रीज हुई है, मतलब मांग में यहाँ पे कमी आई है। पहले मांग ज़्यादा थी ना, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड से जो कर्व बन रहा है ये मांग वक्र का बन रहा है। अब ये मांग जो है ये नीचे आई है ना, जीरो के पास में आ रही है, तो ये कम हुई है, मांग वक्र कम हुआ है ना। जब मांग कम हुई है तो मांग में कमी आई होगी, और मांग अगर और उस तरफ शिफ्ट होती तो मांग में वृद्धि होती, तो मांग बढ़ती, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये है अपना इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड का, मतलब मांग वक्र में कमी का प्रभाव। इससे पहले पार्ट 3 में अपन ने जो पढ़ा था वो मांग वक्र में वृद्धि का प्रभाव था। आ गया समझ में, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। पहले वाली डायग्राम अगर समझा है तो ये वाला डायग्राम जल्दी ही समझ में आएगा, ठीक है। शर्त ये है कि पहले वाला अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, जो खुद इजी था वो भी। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम तो बोलते हैं इजी है क्या है, इजी है क्या है, समझ लो। तो सच में मैं आपको जो इजी है ना वही लेसन पहले पढ़ा रही हूँ, टफ वाले मैं इस ऑनलाइन क्लास पे पढ़ा ही नहीं रही हूँ। कि आपकी स्कूल अगर कुछ दिन के लिए भी खुली तो मैं टफ वाले उन दिनों में पढ़ाऊँ, क्योंकि उनको मुझे आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि वो आप थोड़ा अच्छे से समझो, ठीक है। और उनको समझने में टाइम भी ज़्यादा चाहिए, जो हम प्रत्यक्ष रूप से मिलके फेस टू फेस अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगी। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ कि ये इजी है, रियली ये इजी है। बस आपको अपना दिमाग खोल के बैठना होगा और समझने की कोशिश करनी होगी, बस। बाकी कुछ भी हार्ड कुछ होता नहीं है ना। साइंस वालों को तो इससे भी हार्ड होता होगा, है ना। उनको ऑनलाइन क्लास में भी वो पढ़ना पड़ता होगा,
तो भी वो पढ़ ही रहे हैं। ये थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं यार हमको समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। सीधी सी बात, अपने आप को थोड़ा उस लायक करो कि आपको समझ में आए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इन सब चीज़ों को बार बार वीडियो को देखो। मैं देखती हूँ व्यू इतने कम होते हैं, कभी कभी लाइक तो एक भी होता ही नहीं है। मैं लाइक करती हूँ कभी कभी वीडियोज़ को, लाइक तो ठीक है आप नहीं कर रहे हो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एटलीस्ट व्यूज़ तो होने चाहिए उस पर। मैं पुराने वीडियो खोलती हूँ तो उन पर मुझे व्यू मिलते हैं, पर नए वाले वीडियो पे बहुत कम व्यू है। मतलब आप रोज़ के रोज़ नहीं देख रहे हो क्या? रोज़ वाले भी देखो और पुराने भी आपको जो डाउट्स होते हैं वो भी देखो, और घर पे अच्छे से पढ़ाई करो। ये बात ध्यान में रखना, आप किसी लोकल क्लास में नहीं हो कि हाँ चल जाएगा, ये तो क्या ये लोग पढ़ाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी लोकल क्लास नहीं, आप बोर्ड में हो। और ये 12th का रिज़ल्ट जो है ना, वो हर जगह मायने रखता है। 12th को आपको अच्छे से फाइट करना, अच्छे परसेंट लाना बहुत ज़रूरी है। और किसी को भी कुछ भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम 12th के एग्ज़ाम तो होंगे, ये बात तो फिक्स है। एग्ज़ाम होंगे, आपके रिज़ल्ट भी आएंगे, पर कैसे होंगे क्या होंगे वो नहीं पता। कुछ भी किसी को भी किसी चीज़ के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, पर जो अभी सामने है उसको आप समझो। उसको ये मत करो कि नहीं ये तो नहीं करना, ऐसे मत चलना, नहीं तो पीछे रह जाने वाले हो। तो अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड टुगेदर। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो डायग्राम था उसमें हमने देखा मांग बढ़ रही थी, फिर अभी हमने जो देखा उसमें मांग कम हो रही थी। अब हम जो देखेंगे डायग्राम, उसमें मांग बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है। मतलब मांग इज़ डिक्रीजिंग, डिमांड इज़ डिक्रीजिंग एंड डिमांड इज़ इंक्रीजिंग ऑल्सो। ठीक है। अब देख लो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोल के मुझे भी, पर आपको तो इसमें एडजस्ट करना ही है अपने आप को। दोनों ही लैंग्वेज हिंदी मीडियम वालों को तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या है कि कॉमर्स लो या साइंस लो, आपको इंग्लिश में सारे नाम पता होने चाहिए। तो आप अपने आप को ऐसे मत समझो कि मैम तो इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। भाई मैं अगर क्लास में पढ़ाती ना आपको तो भी इंग्लिश वर्ड यूज़ करती, क्योंकि वो ज़रूरी है। आपको सबके नाम पता होने चाहिए, बोर्ड में कैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये बात तो ध्यान में रखो कि ये एक्स एक्सिस ही होता है, ये वाई एक्सिस ही होता है। ये बात तो हमेशा ही आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये 0 ही होता है। देख लो, ये सबसे नया प्राइस है। देखो ये तो पुराना प्राइस है क्योंकि ये P है, ठीक है। P के बाद क्या आएगा? P1। ये इसके बाद ये वाला प्राइस है P1, और सबसे नया प्राइस जो है वो है P2। इस बात का ध्यान रखना। यह है Q, सबसे पुरानी मात्रा, यह है उससे नई मात्रा, और यह है सबसे नई मात्रा। क्योंकि Q पुराना होगा, Q1 उससे नया, Q2 उससे नया। ये है मात्रा या क्वांटिटी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। और ये कीमत होती है हमेशा। कीमत मतलब प्राइस है ये, ठीक है। अब ये अपना सप्लाई कर्व है जो एक ही होता है। देखो लेफ्ट हैंड है ना, तो सप्लाई कर्व है। अब डिमांड अपने पास 3 है, ये P1 है। देखो ये P1 है, मतलब यहाँ पे जो डिमांड कर्व आएगा वो होगा D1, सीधी सी बात है, ठीक है। ये D1 डिमांड कर्व, ये P प्राइस है और Q क्वांटिटी है, ये दोनों मिल रहे हैं।
तो यहाँ क्या होगा, डिमांड कर्व डी होगा, मांग वक्र क्या होगा, डी। अब ये P2 है और Q2 है, इन दोनों पे अगर कोई वक्र बनेगा मांग वक्र तो वो क्या होगा, D2 ही होगा। तो यह है D2 डिमांड कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे पुराना मांग वक्र है, उसके बाद मांग बढ़ गई, उसके बाद मांग वापस कम हो गई, वो भी इतनी, क्योंकि सबसे पहले क्या हो रहा था, ये प्राइस थी, ये मात्रा मिल रही थी, सप्लाई तीनों पे ही हो रहा है। जब यहाँ पे मांग और सप्लाई दोनों बराबर हो गई तो जो लोग बचे वो ज़्यादा कीमत पे ज़्यादा मात्रा लेने लग गए। जब वो भी पूरा फिनिश हो गया, जैसे कि अपन मॉल जाते हैं, कभी कभी मॉल जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, सपोज़ लोग जो हैं वो काजू खरीदने गए, काजू समझते हो, काजू बादाम जो होते हैं, बादाम ले लेते हैं, काजू ले लेते हैं, जो भी आप जानते ही होंगे, जैसे कि आमंड्स हैं, बादाम है, तो बादाम खरीदने जाते हैं लोग सपोज़ किसी मॉल में या किसी शॉप पे, वहाँ पे अलग अलग मात्रा के पैकेट होते हैं, 1 kg, ½ kg, 250 ग्राम्स, मतलब पाव किलो जो अपन बोलते हैं, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप के पैकेट्स हैं। पहले लोगों ने आधा किलो वाले पैकेट बहुत खरीदे, ठीक है, वो सारे ख़त्म हो गए। अब कुछ लोग बचे तो उन्होंने 1-1 किलो वाले खरीद लिए, तो उस हिसाब से देखे तो मांग बढ़ गई। उसके बाद वो भी सारे पैकेट ख़त्म हो गए तो लोगों ने पाव किलो के खरीदने शुरू कर लिए। जैसे किसी को आधा किलो चाहिए था तो उसने पाव किलो के 2 खरीद लिए, किसी को 1 किलो चाहिए था तो उसने पाव किलो के 4 खरीद लिए, और किसी को पाव किलो ही चाहिए तो वो पाव किलो वाला पैकेट ही खरीदेगा। इस तरह से अलग अलग पैकेट उन्होंने खरीदे। तो इस तरह से क्या हुआ, अलग अलग पैकेट खरीदे तो कभी मांग बढ़ी, कभी मांग कम हुई, और कभी मांग बीच में बराबर रही। तो इस तरह से डिमांड कभी बढ़ती है, कभी कम होती है। सप्लाई तीनों पे हो रहा है तो डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, जैसा मार्केट सिचुएशन होगी, जैसा लोगों की नीड्स होगी, जैसी बाहर की परिस्थिति होगी, या इंसान के खुद के पास कितने पैसे हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी, उस हिसाब से वो मांग करेगा, बढ़ाएगा और कम करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मांग बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, मतलब डिमांड बढ़ भी रही है और डिमांड कम भी हो रही है, और सप्लाई मतलब पूर्ति जो है वो तीनों पे हो रही है। अब इससे कुछ चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों को थोड़ा रीड करके भी आपको बता दूं। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई। अभी तक हम मांग के बारे में पढ़ रहे थे, डिमांड में क्या चेंजेस होते हैं, डिमांड कर्व में मतलब मांग वक्र में क्या बदलाव होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम बढ़ेंगे कि पूर्ति वक्र में क्या बदलाव होते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें खाली रीड करके पहले समझ लेते हैं, फिर आकृति पे जाएंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। तो पहला है सप्लाई में चेंज ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई मतलब पूर्ति क्यों बदलती है, बदलने का मतलब क्यों कम या ज़्यादा होती है। अभी तक हमने मांग क्यों बदलती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ति मतलब सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्ति जो है वो क्यों बदलती है, तो ये जो चीज़ें बन रही हैं उसकी जो कीमत है उसकी वजह से पूर्ति बढ़ती है और कम होती है। सप्लाई बढ़ता और कम होता है क्योंकि जो चीज़ें सप्लाई कौन करेगा, कस्टमर तो सप्लाई करेंगे नहीं, या तो बनाने वाला सप्लाई करेगा या फिर बेचने वाला या सप्लायर सप्लाई करेगा, ठीक है, इनमें से कोई भी होगा, वो अपना फ़ायदा देखेगा, अपना प्रॉफिट देखेगा। तो जब चीज़ों के भाव कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं उसका इफ़ेक्ट सप्लाई पे भी पड़ता है। जब स्पेशली कोई चीज़ बनाने में बहुत खर्चा आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ऐसी चीज़ें कम बनती हैं और कम सप्लाई होती है। बनती ही कम है तो सप्लाई कम होगी।
विथ इंक्रीज इन कॉस्ट सप्लाई डिक्रीज, जब बनाने का खर्चा ज़्यादा होता है तो सप्लाई जो है, पूर्ति जो है वो कम हो जाती है, और जब बनाने का खर्चा कम होता है तो पूर्ति जो है बढ़ जाती है। उसके बाद है न्यू इन्वेंशन ऑल्सो इफेक्ट द सप्लाई। न्यू इन्वेंशन ऑल्सो इफेक्ट द सप्लाई मतलब नई जो भी नया जो भी आविष्कार होता है, न्यू इन्वेंशन कुछ भी होता है, उसका असर भी हमारी पूर्ति पर पड़ता है, सप्लाई पे पड़ता है। अगर कोई चीज़ के जैसी कोई दूसरी चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा ही होती है, ठीक है, और लोग उसे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो सप्लाई ज़्यादा होती है। और किसी का सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, मतलब उसके जैसी कोई स्थानापन्न वस्तु, पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ स्थानापन्न वस्तु डिमांड चैप्टर में, तो वैसी कोई सब्सटीट्यूट गुड्स होता है तो क्या होता है कि लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे चाय पत्ती बहुत सारी है मार्केट में अलग अलग ब्रांड की, तो ज़रूरी नहीं है एक ही चाय पत्ती लोग खरीदेंगे, दूसरे को भी ट्राई कर सकते, तो ऐसे में उसका सप्लाई भी कम हो जाता है। तो अभी हमने सप्लाई का खाली थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगला जो हमारा टॉपिक, अगला जो हमारा पार्ट 5 होगा उसमें हम सप्लाई को और डिटेल में पढ़ेंगे और सप्लाई के कुछ नए डायग्राम्स हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने डिमांड के डायग्राम पढ़े थे, मतलब मांग की आकृतियाँ पढ़ी थी जिसमें मांग बढ़ रही थी, मांग कम हो रही थी, या दोनों ही हो रही थी, बढ़ भी रही थी, घट भी रही थी। अब हम पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। इस पार्ट में समझ में आना ही चाहिए, दूसरा कोई आपके पास रास्ता नहीं है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो आपको इसी रास्ते से जाना है आगे और अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है 12th की। तो यहाँ पे आप टिके रहें। थैंक यू। दोस्तों कैसे हैं आप। एवरेज मेथड का आज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो हमने कल क्वेश्चन देखा था, आज उसी की नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारे बोर्ड पर। PQR 1/7/2016 को बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि 1/4 की जगह 1/7 डेट दे रखी है ना, तो यानी 1 जुलाई 2016 दे रखी है। और जिसके क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि 31/3/2016 को बुक क्लोज की जाएगी, यानी कि पुस्तकें अपनी कब कौन सी तारीख को बंद की जाएगी, 31 मार्च को। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है वो 12% पर एनम है, यानी कि आहरण पर ब्याज की दर अपने को 12% वार्षिक दे रखी है, ठीक है। उसके बाद P प्रत्येक माह के प्रारंभ में 500 रुपए निकालता है, Q प्रत्येक माह के मध्य में 600 रुपए निकालता है, और R प्रत्येक माह के अंत में 700 रुपए निकालता है। यानी कि P जो है एवरी मंथ, बिगिनिंग जब मंथ होता है उसके वहाँ 500 रुपए एवरी मंथ निकालता है। फिर उसके मिडल ऑफ मंथ Q निकालता है 600 रुपए, और लास्ट ऑफ मंथ जो है R निकालता है 700 रुपए एवरी मंथ निकाल रहे हैं। कौन सी डेट से निकाल रहे हैं, 1/7 से निकालना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले निकालना है एवरेज मंथ, और एवरेज मंथ निकालना हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार वापस देख लीजिए कि एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/7 दे रखी है और 31/3 को बुक क्लोज की जाती है। तो काउंट कीजिए 7 से लेकर 31/3 तक, ठीक है। तो 7वां महीने को हम जुलाई बोलते हैं, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने हो गए, 9 महीने। कितने हो जाते हैं, 9 महीने। वापस देखिए 1/7 से काउंटिंग शुरू करनी है यहाँ पर, क्योंकि 1/7 है ना, तो 7वां महीना तो पूरा आएगा ही आएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने होते हैं, 9 महीने, ठीक है। तो इन तीनों के 9 महीने आएंगे, चाहे वो फर्स्ट तारीख को निकालो, चाहे मिडिल तारीख को निकालो, चाहे लास्ट तारीख को निकालो। ये हम एक अलग से वर्किंग नोट में लिख करके चेक कर लेंगे कि एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे। ये आपको ओरल भी कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद ओरल ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 महीने, चाहे वो फर्स्ट तारीख को निकालो, मिडिल ऑफ मंथ निकालो, लास्ट ऑफ मंथ निकालो, यानी कि महीने की अंत तारीख को निकालो, महीने की मध्य तारीख को निकालो, महीने की प्रथम तारीख को निकाले। महीने तो 9 ही आएंगे, लेकिन अपन ने एक चीज देखी थी, क्या करना है,
+1 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, +0 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, और -1 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। अब ये प्लस किसके अंदर करना है, माइनस किसके अंदर करना है, वो भी हमने देखा था कि अगर फर्स्ट तारीख को जो विड्रॉ करेगा उसके वहां +1 लगेगा और लास्ट तारीख के लिए -1 लगेगा और मिडल वाले के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रारंभ में, यानी कि पहली तारीख को अगर ये निकालता है तो यहाँ पर क्या करेंगे +1, क्या करेंगे +1 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है +0 करना है यहाँ, क्योंकि मध्य तारीख दे रखी है, +0 डिवाइड बाय 2, यानी कि ऑल ओवर में डिवाइड करना है 2। ठीक है, किस तरह से करना है, ऑल ओवर डिवाइड बाय 2, 9 + 1/2, 9 + 0/2, और इसके यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में निकल रहा है तो 9 - 1/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या है, सॉल्व करेंगे, इसको क्या बनेगा, 9 और 1 जोड़ेंगे कितने हो गए 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 = 5। यहाँ पर 9 में 0 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 9 ही आएंगे। अब 9 डिवाइड बाय 2 इसको जब शॉर्ट करेंगे तो 4.5 आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इधर देखिए 9 - 1, लास्ट तारीख को निकल रहा है तो 9 - 1 का मतलब हो जाएगा 8, और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। तो इस तरह से एवरेज मंथ आया 5, 4.5 और 4। ठीक है, कितना आया 5, 4.5 एंड 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहला किसका दे रखा है, पी का है ना, पी कितने निकाल रहा है 500 रुपए में निकाल रहा है हर महीने, है ना। यहाँ लिखेंगे पी का कुल आहरण, पी का कुल आहरण। अब बताइए पी अगर 500 रुपए हर महीने निकल रहा है, क्या इस क्वेश्चन में 12 महीने तक निकालने के बारे में कुछ कहा है क्या, नहीं 12 महीने तो है नहीं, अपने तो कितने महीने, सिर्फ 9 महीने तक ही निकल रहा है। ठीक है, तो 9 मंथ का काउंट करेंगे, तो पी का कुल आहरण 500 × 9 = 4500 रुपए, कितना आ जाएगा 4500 रुपए। क्यों 9 महीने है, क्योंकि इसमें 1 जुलाई से निकाल के 31 मार्च तक अगर देखा जाए तो उसकी पहली तारीख को निकाला है, तो इस तरह से वो 9 बार पैसे निकालेगा। ठीक है, तो 4500 रुपए। फिर दूसरा देखेंगे पी के बाद कौन आ रहा है, क्यू, तो यहाँ लिखेंगे क्यू का कुल आहरण, क्यू का कुल आहरण। अब बताइए क्यू ने कितने निकाले हैं, 600 रुपए निकाले, तो 600 इंटू कितने महीने तक, 9 महीने, क्योंकि इसके भी यानी कि जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 15 तारीख या मिडल ऑफ मंथ कितनी बार आएगा, 9 बार ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ कितना आएगा 5400 रुपीज। फिर इसी तरह से थर्ड नंबर पे अपन कैलकुलेट करेंगे आर का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आर का कुल आहरण, यानी आर्स टोटल ड्राइंग कितने निकाले इसने, 700 रुपए निकाले, 700 इंटू 9 यानी कि हो जाएंगे 6300 यानी 6300 रुपए। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में जमा के लिखेंगे, ये जो अमाउंट इन्होंने विड्रॉ किया है इस डेट को, तो इतना टोटल ड्राइंग हो गया। अब इस टोटल ड्राइंग अब निकालेंगे पी के आहरण पर ब्याज, तो यानी कि आहरण पर ब्याज, किसके आहरण पर ब्याज निकालेंगे, पी के। अब पी ने कितना पैसा निकाला है 4500 रुपए, है ना। यहाँ लिखेंगे कुल आहरण 4500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है दोस्तों 12%, यानी कि 12/100 इंटू एवरेज मंथ अपन ने निकाला था, कितना आया था 5, कितने में से एवरेज मंथ 12 में से अपन ने एवरेज मंथ निकाला कितना 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या घटेगा, सबसे पहले 20 से 20 और 12 से 12 खत्म। अब अपने पास क्या बचा 45 इंटू 5, यहाँ बचा 45 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 225 रुपए। वेरी गुड, 225 रुपए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्यू के कुल आहरण पर ब्याज। तो अब देखो क्यू का निकालेंगे आहरण पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसने कितना आहरण किया है 5400 रुपए, यानी कि 5400 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 12/100 पे 12% दे रखी है आपको क्वेश्चन में, तो 12/100 इंटू इसका एवरेज मंथ हमने निकाला था, कितना निकला था 4.5, क्योंकि 20 तारीख को निकल रहा है, तो क्यू का कुल आहरण कितना हो जाएगा एवरेज मंथ 4.5
4.5 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 में से ही अपने को एवरेज मंथ निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सिंपल करेंगे। सबसे पहले 12 से 12 काट दीजिए। ठीक है, अगर ये पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उतने नीचे एक जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ एक जीरो लगा के 1000 भी कर सकते हैं। चलिए अब क्या घटेगा, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब अपने पास क्या बचेगा, 54 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 10। अब आपको क्या करना है, 54 को 45 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। 54 45, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का टेबल अपन 4 बार काउंट करेंगे, कितना आएगा, 20 का 0 कैरी 2। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 2 27। ठीक है, फिर अब 4 को 4 से काउंट करेंगे 16 कैरी 1। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 1 21। तो इस तरह से अपने पास आंसर आएगा 2430। 2430, तो यहाँ लिखेंगे 2430, लेकिन अपने पास डिवाइड बाई 10 है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ आंसर क्या बचेगा, 243 रुपीज। यानी कि क्यू के आहरण पर जो ब्याज लगा है वो 243 रुपीज का ब्याज लगा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम आर का भी करेंगे। चलिए आप भी कीजिए और मैं भी करता हूँ। ठीक है, आर का काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरित राशि, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना है, 6300। 6300 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू एवरेज मंथ 4/12। 4 क्यों है आपको पता है, ये 4 हम इस तरह से लाए हैं, 9 - 1/2। 9 में से 1 क्यों माइनस किया, क्योंकि जुलाई से लेकर के 31 तक अपने पास टोटली 9 महीने होते हैं, जिसके अंदर अंत में अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए -1 का प्रोविजन है, तो वह -1 कर दिया और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 किया। तो इस तरह से 8/2 = 4 आएगा। ठीक है, तो ये 4/12। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 12 कट गया, 12 से 12, 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गए। अब अपने पास अमाउंट जो बचा वो क्या बचा, 63 और 4। चलिए 63 और 4 को मल्टीप्लाई कर दे, देखिए और कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा। 63 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 12 कैरी 1 और 6 4 24 और 1 25। तो 252 रुपीज इस तरह से हमारे। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए देखिए पी क्यू आर इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स दे रखे हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, एक साथ 2016 को विड्रॉ करना अमाउंट शुरू किया है, यानी बिजनेस स्टार्ट एक साथ से ही इन्होंने शुरू किया है। लेकिन ये बुक क्लोज कब कर रहे हैं, 31 दिन 2016, यानी कि बुक क्लोज की डेट है 31 मार्च। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी है ड्रॉइंग की 12% पर एनम, यानी 12% के हिसाब से आपको ड्रॉइंग करना है। फिर उसके बाद पी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 500 रुपए निकाल रहा है, यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ मंथ निकाल रहा है कितना, 500 रुपए। फिर क्यू जो है वो मिडल ऑफ मंथ निकाल रहा है 600 रुपए, यानी कि 600 रुपीज। और आर जो है वो हर महीने के एंड में यानी 700 रुपए निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, ये एवरेज, ये हम इसको सिंपल मेथड से कर सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड यानी गुणनफल विधि से कर सकते हैं या एवरेज मेथड यूज करेंगे। बिल्कुल एवरेज मेथड यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने को एक कंटिन्यूटी दे रखी है कि जब से है भाई एक साथ से, भले 1/10 से हो या 1 अप्रैल से हो, रेगुलरिटी है ना, रेगुलर है। प्रत्येक माह जब आ जाता है तो प्रत्येक हो जाता है। फिर अमाउंट भी जब फिक्स होता है तब भी अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, एवरेज मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और एक सर्टेन भी होता है, निश्चित होता है, भाई पहली है तो पहली तारीख को ही निकालेगा, 20 है तो 20 की तारीख को ही निकालेगा, लास्ट है तो लास्ट की तारीख को ही निकालेगा। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल मंथ देखेंगे 7 से लेकर के 3 तक, यानी कि जुलाई से लेकर के मार्च तक टोटल महीने तक 9। अगर फर्स्ट तारीख है तो +1 करना है, 20 की तारीख है तो +0 करना है और लास्ट की तारीख है तो -1 करना है और डिवाइड बाय 2 करना है सबको। तो इस तरह से हमारे एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज निकालने के बाद पी का कुल आहरण कितना हुआ, भाई 500 रुपए है यहाँ पर, और 500 इसने कितनी बार निकाले, 9 बार निकालेगा। 500 को 9 बार निकालेगा, कितने रुपए हो जाएंगे, 4500 रुपए।
तो आहरण पर ब्याज बराबर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 4500 इंटू 12/100 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है क्वेश्चन में वो लिखना है, और इंटू 5/12, 5 कहाँ से आया, एवरेज मंथ की कोई फॉर्मूला ये है कि एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12, ये महीने हैं, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 225 रुपए आंसर आएगा। फिर उसके बाद क्यू का देखेंगे, क्यू का कुल आहरण कितना है 600 इंटू 9, तो 9 इंटू 600 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा 5400। 5400 को हम लिखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो 5400 इंटू 12/100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है इंटू 4.5/12, तो 4.5 हम कैसे लाए, एवरेज मंथ के थ्रू ऐसे लाए है ना, 4.5 डिवाइड बाय 12। इसको जब हम सिंपल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 243 रुपीज, कितना आएगा 243 रुपए। फिर उसके बाद लास्ट आर का कुल आहरण है, यानी कि आर्ट्स टोटल ड्राइंग है 700 इंटू 9, क्योंकि 700 एवरी मंथ निकल रहा है और ऐसे 9 महीने तक रेगुलर निकल रहा है, तो 9 बार अगर 700 रुपए निकलता है तो टोटल अमाउंट कितना निकला उसने 6300 रुपए। 6300 रुपए अपन लिखेंगे इंटू 12/100 इंटू 4/12। जब इसको सिंपल करेंगे तो अपने पास 252 रुपए आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आप भी अपने घर पे बैठ के ऐसे और नए नए क्वेश्चन बना सकते हैं, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ डेट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको यहाँ से यहाँ तक के मंथ काउंट करने हैं। फिर मंथ लिखने है अगर 1 तारीख है तो +1 करना है, 20 तारीख है तो +0 करना है या -0 करना है, और लास्ट तारीख है तो -1 ही करना है। तो डिवाइड किससे करना है 2 से करना है, क्योंकि एवरेज मंथ निकालना है अपने को। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार वापस देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।